हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। आज से हम यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए जो मंथली करंट अफेयर है उसको हमने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज बांटा है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पॉलिटी से। और ये जो पॉलिटी का करंट अफेयर है ये कम्प्लीटली आपका जो इसका सोर्स है, आपको मैं सबसे पहले सोर्स बताता हूँ ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। पहला तो इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा द हिंदू और तीसरा पीआईबी। आप इतना देखो, न्यूज़ में बहुत सारे करंट अफेयर्स न्यूज़ में आते हैं जो हमें लगता है कि सारे इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही सेलेक्टिव चूज करना पड़ेगा कि कौन से कंटेंट को हमें पढ़ना चाहिए और कौन से न्यूज़ को हमें पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव जो है वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो मैंने उसी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये करंट अफेयर बनाया है। और ये मैंने खुद के लिए बनाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और लोगों को भी शेयर करूं। तो चलिए, तो पहला न्यूज़ हम ये मंथ ऑफ जुलाई का मंथली मैगजीन जो है आपका, मतलब सिर्फ पॉलिटी का है ये, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट पॉलिटी करंट अफेयर है, ठीक है। तो पहला न्यूज़ में था, जो पहला करंट अफेयर है, देयर हैज बीन अ लैक ऑफ कंसेंसस बिटवीन द रूलिंग कोalition एंड द अपोजिशन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, हमें इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ठीक है। हमें यह जानना है यहाँ पर कि डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। हमारे एग्जाम में कोई कुछ नहीं पूछने वाला है और कुछ भी नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें जानना है डिप्टी स्पीकर के बारे में, ठीक है। अब डिप्टी स्पीकर के बारे में आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में था, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसका इलेक्शंस कैसे होता है, उसके पावर्स क्या हैं, हिस्ट्री क्या रहा है और करंट असल क्या है। हम सारे चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लोकसभा मस्ट इलेक्ट ए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर व्हेन दिस पोजीशन आर वैकेंट। जब ये पोजीशन वैकेंट होता है तो आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा उसको जल्दी से जल्दी फिल करे। द आर्टिकल डजंट स्पेसिफाई द टाइम लाइन फॉर दिस इलेक्शन। ये टाइम लाइन जो है यहाँ पे, ये याद रखना है कि टाइम लाइन जो है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। आर्टिकल 178 यानी कि आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सिमिलर टू आर्टिकल 93, दिस आर्टिकल रिक्वायर द इलेक्शन ऑफ ए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, आर्टिकल 93 बात करता है लोकसभा के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल 178 बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, यानी कि स्टेट वाला, ठीक है। अगला, अब कैसे इलेक्शन होते हैं, रिमूवल होते हैं डिप्टी स्पीकर के। लोकसभा रूल्स, रूल 8 मैंडेट दैट डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड ऑन अ डेट डिसाइडेड बाय द स्पीकर। पहला फैक्ट हमें ये याद करना है कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो होता है वो डेट कौन डिसाइड करता है, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। द डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड वंस द हाउस पासेस ए मोशन प्रपोजिंग देयर नेम टिपिकली सर्विंग फॉर द इंटायर टर्म ऑफ द हाउस, ठीक है। आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 कहता है डिप्टी स्पीकर वैकेट्स ऑफिस अपॉन सीजिंग टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। मेंबर ऑफ द हाउस, दे कैन रिजाइन by submitting a resignation to the speaker or be removed by house resolution passed by an absolute majority। हम आपको बताएंगे आगे जाके कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, ये सारे के ऊपर जो है हमने ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी हम सिर्फ करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेंगे। अब चलते हैं कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखिए, आर्टिकल 95, द डिप्टी स्पीकर एज्यूम द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर व्हेन द पोजीशन इज वैकेंट और व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट। जब स्पीकर का पोजीशन क्या हो, पहला वैकेंट हो और दूसरा क्या हो, एब्सेंट हो स्पीकर, विल्डिंग ऑल द स्पीकर्स पावर, और वो सारे स्पीकर्स के पावर जो है एक्वायर करते हैं। द डिप्टी स्पीकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीकर एंड इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द हाउस। ऐसा नहीं है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है आपका
अंडर स्पीकर काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिपेंडेंट आपका क्या है, ये है मतलब पोजीशन है, और वो अकाउंटेबल होता है किसके लिए, हाउस के लिए। ठीक, चलिए आगे। दे हेल्प मेंटेन ऑर्डर decorum during debates, ensuring adherence to the House rules. Deputy Speaker presides over various parliamentary committees, such as Committee on the Private Member Bill. यहाँ से एक फैक्ट आप याद रखिए। They make procedural decision and interpret rules in the House similar to the Speaker. In the Speaker's absence, the Deputy Speaker represents the House in ceremonial and official function. ठीक है, अगला अगला न्यूज था कि आफ्टर 10 years द लोकसभा विल हैव ए लीडर ऑफ अपोजिशन। ये बहुत न्यूज में रहा है कि बहुत मतलब 2 टर्म के बाद जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी, उसके 2 टर्म के बाद कोई भी पार्टी को एक मेजोरिटी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन मिला। देखिए क्या है, डिकोड पॉलिटिक्स, व्हाई ए लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट आफ्टर 10 years एंड व्हाई इट मैटर्स। ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर कटिंग है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा को किसको मानते हैं? एज पर द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। एक तो हुआ आपका कि जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, तो वो क्या है, वो है रूलिंग गवर्नमेंट। वो जो है पार्टी, वो जो है क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इसके बाद जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाती हैं, ठीक है, वो हो जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अब क्या है, द पोजिशन वॉज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टिल 1969। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा जीवी मावलंकर, ये भी एक फैक्ट याद रहेगा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, जीवी मावलंकर, रूल्ड दैट द मेन अपोजिशन पार्टी मस्ट हैव एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल मेंबरशिप द हाउस। अब देखिए क्या होता है, कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म किया कोई पार्टी, ठीक है, अब इसको आपको वोट मिल गया 300। आपको एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है, उसको 5 ही मिला, तो इसमें क्या लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो उसमें ये कहा गया कि एटलीस्ट 10% जो है वोट होना चाहिए टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हाउएवर दिस क्राइटेरिया इज नॉट स्पेसिफाइड इन द 1977 एक्ट। इस 77 एक्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा, उसमें कहा गया दो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। जो पीरियड देखिए आपका कौन कौन सा पीरियड लीडर अपोजिशन जो है विदाउट अपोजिशन, मतलब पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में विदाउट लीडर अपोजिशन जो था, वो था एक 1980 से 1989 और 2014 से 2024। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रख सकता है क्लियर। देखिए अब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं किसका, लीडर ऑफ अपोजिशन का। द लीडर ऑफ अपोजिशन इज ए मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी फॉर की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी पोजीशन इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड लोकपाल। ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होते हैं यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री रोल, लीडर ऑफ अपोजिशन इज द मेन वॉइस ऑफ द अपोजिशन। जो भी अपोजिशन होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड लीडिंग डिबेट्स इन द लोकसभा। देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन इज ऑफन कॉल्ड द शैडो प्राइम मिनिस्टर और द शैडो कैबिनेट। और ये शैडो प्राइम मिनिस्टर और शैडो कैबिनेट का जो है ना, ये आपको यूके का फीचर है। ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके के पार्लियामेंट्री फीचर है ये। ठीक है, अब देखिए शैडो कैबिनेट क्या होता है। शैडो कैबिनेट इज ए फीचर ऑफ द वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर अपोजिशन लीडर हु फॉर्म एन अल्टरनेटिव कैबिनेट अंडर द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, members mirror the government cabinet positions, function scrutinize government policies, led by leader of opposition serving alternate prime minister। ठीक है, ये आपका क्या है, शैडो कैबिनेट कहलाता है। तो हमने जान लिया लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, के बारे में। अगला जो न्यूज में था, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मस्ट टेक ओथ एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द लोकसभा बिगिंस इट्स लेजिस्लेटिव वर्क। 18th लोकसभा सेशन बिगिंस टुडे। हाउ डू एमपी टेक ओथ, कैसे एमपी ओथ लेता है, एंड व्हाट हैपेंस इफ एन एमपी इज इन जेल, ये न्यूज में था। चलिए, पहला पार्लियामेंट्री ओथ, द ओथ टेक्स्ट इज इन द थर्ड शेड्यूल। सबसे पहले ये जानना है कि ओथ और जो लेता, ओथ और अफर्मेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे उसका टेक्स्ट दिया गया है, वो दिया गया है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, MP must submit their election certificate before taking the oath to prevent fraudulent claims. MP can take
oath in English or any of the 22 recognized language with many option for हिंदी और लैंग्वेज 22 जो आपका लैंग्वेज है जो रिकग्नाइज्ड किया गया है उसके अंदर जो है कोई भी लैंग्वेज में वो ओथ ले सकता है. MP must use the name from their election certificate and adhere to the exact oath text. They can choose to swear in the name of God or make a solemn affirmation. मैं आपको बताऊंगा अभी कि oath और affirmation में क्या डिफरेंस है. oath और affirmation में क्या डिफरेंस है. If an MP doesn't attend parliament for 60 days, their seat can be declared vacant. ये याद रखिएगा. कितने डेज? 60 days. 60 days. Courts have allowed jailed MP to take oath under this provision. ठीक है. A Lok Sabha MP serves a 5-year term starting when the Election Commission of India declares the election result. ठीक है. MP gain rights as elected representative from the day and the changing party allegiance can lead to disqualification under the anti-defection law. Oath. According to Article 99, an MP must take an oath or affirmation as prescribed in the third schedule before participating in the debates or voting. पार्लियामेंट में यदि अपने प्रोसीडिंग को फॉलो करने से पहले ओथ और अफर्मेशन लेना सबसे पहला प्रायोरिटी होता है एमपी में. आर्टिकल 104 imposes an ₹500 penalty for participating without taking the oath, the only financial penalty in the constitution. Only financial penalty है, याद रखिएगा. A person can become a minister without being elected, must secure a seat within 6 months vote in parliament. यदि कोई मिनिस्टर बनता है, देखिए एक तो मिनिस्टर विदाउट एमपी बन सकता है यदि आप कहीं से भी नहीं भी चुन के आए हो तो, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर जो है आपको सीट लेना पड़ेगा. ठीक है. अब देखिए ओथ और अफर्मेशन क्या. ओथ का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को रेफरेंस लेते हो, चाहे वो गॉड होते हैं, चाहे वो हॉली टेक्स्ट होता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अफर्मेशन में ऐसा कोई रेफरेंस चीज हायर पावर हम नहीं लेते हैं. ठीक है. अगला, द न्यू यूनियन गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द कैबिनेट कमिटी. सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट्स कैबिनेट कमिटी. बीजेपी एलायंस गेट क्रूशियल पोजीशन. देखिए अंडर आर्टिकल 77 Clause 3, President is empowered to make rules for the efficient transaction of government business and the allocation of responsibilities among ministries. ये आर्टिकल 77 करता है. Government of India Transaction of Business Rule 1961. These rules framed by the President under the authority of Article 77(3) outline the procedure for conducting government business and distributing tasks among various ministries. अब देखिए कैबिनेट कमेटी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. कैबिनेट कमेटी आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, बट आर एस्टेब्लिश अंडर रूल 6 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शंस रूल्स 1961. दिस कमिटी स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग विद इन द गवर्नमेंट. Composition generally includes cabinet minister. Those through state of minister can also be participate. Standing committee. The first schedule list 8 standing committee with a specific function including appointment committee, economic affairs, parliamentary, all these के members होते हैं. Prime Minister can amend the composition and function of this committee as needed. ठीक है. Ad hoc can be formed by the cabinet. Standing committee ये आपका याद, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैबिनेट जो आपका पैनल है कैबिनेट कमेटी का वो कहीं पे मेंशन नहीं है. ठीक है. अगला जो न्यूज में, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट स्टेट्स कांट मेक चेंजेस टू द शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए तांत्रिक तंतुआ कम्युनिटी था जो कि जिसको कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास था 2015 से पहले. बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको जो है इसका नोटिफिकेशन ला के इसको शेड्यूल कास्ट में लाया गया. ये अपहेल्ड किया गया था पटना हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द स्टेट गवर्नमेंट लैक द अथॉरिटी टू अल्टर द शेड्यूल कास्ट लिस्ट. क्यों? देखिए आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो भी आपको नोटिफिकेशन होगा और कोई भी का जो लिस्ट किया जाएगा वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है. ठीक है. इसमें क्या आ गया, ये अल्सो इन बेनिफिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हाँ देखिए यहाँ जजमेंट reaffirm that only parliament can notify the supreme court list modify and court strongly warn state against similar action in the future. Procedure in initiation, state government proposes changes, ministry
इन्वॉल्वमेंट, द प्रपोजल इज सेंट टू द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस। ये है। हम आर्टिकल 341 का को बताते हैं। आर्टिकल 341 बोलता है द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैन स्पेसिफाई द पब्लिक notification, the state race, notification, the caste, race, tribes that will be considered scheduled caste for the state or UT. Parliament holds exclusive authority to amend the list specified by the president। ठीक है। अगला अगला ये है फ्रांस इलेक्शन में व्हाट इज कोहैबिटेशन क्या होता है। कोहैबिटेशन ऑकर्ड इन फ्रांस व्हेन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। अब देखिए फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है सेमी प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये हुआ वहां पे प्रेसिडेंट, वहां पे जो है आपको प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट दोनों आपको इलेक्टेड मिलेगा। ठीक है। ऑफन डिस्क्राइब द डबल हेडेड एग्जीक्यूटिव विद डिस्टिंक्ट रोल फॉर द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो डायरेक्टली 5 ईयर्स के इलेक्ट होता है, सर्व विद द हेड ऑफ द स्टेट, कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड ओवरसीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशनल असेंबली, दो हाउस होते हैं, एक सीनेट एक होता है नेशनल असेंबली, उसको लीड करते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेस्टिक पॉलिसी एंड कैबिनेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन पीएम्स रिकमेंडेशन। ठीक है। ये आपका न्यूज में था, तो याद रखना है कोहैबिटेशन क्या होता है। ठीक है। अगला द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हैज लॉन्च्ड शहर प्रोग्राम। अब शहर प्रोग्राम देखिए पीआईबी में आया हुआ था, ये है क्या देखिए शहर प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ये याद रखना है। शहर विल इंक्रीज अवेयरनेस अमंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया अबाउट फाइनेंस एंड एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग क्रेडिट। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये शहर प्रोग्राम क्या है। अब वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म से ये है नीति आयोग के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया 2018 में, बिकेम ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन 2022। ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंस, मार्केट लिंकेजेस, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, मेंटरिंग, नेटवर्किंग, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट जो न्यूज में था वो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव। अब ड्रोन दीदी इनिशिएटिव क्या है देखिए, ये न्यूज में आपका टाइम्स ऑफ इंडिया पीआईबी में भी था। Drone Didi initiative aims to modernize agriculture, improve crop yield, and reduce labor cost while empowering rural women by providing them the new skills and job opportunities in drone technology। ठीक है, याद रखिएगा, ये empower करेगा वोमेन को, that will enhance the productivity, ये प्रमोट करेंगे टेक्नोलॉजी को, क्रिएट जॉब एंड सपोर्ट सेल्फ रिलायंस। अब स्कीम्स को देखो तो ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, सपोर्ट सिस्टम, इंटीग्रेट जॉब क्रिएशन। ये आपका सिंपल सा याद रखना है आपको, ड्रोन दीदी इनिशिएटिव। नीति आयोग लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान, ए 3-month कैंपेन टू अचीव saturation of a 6 key indicator in aspirational district and aspirational block। देखिए संपूर्ण अभियान, ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये है कि ये 3-month कैंपेन है जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। गोल ये है अचीव सैचुरेशन ऑफ 6 की इंडिकेटर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक में। अब क्या क्या की इंडिकेटर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इन सेकेंडरी स्कूल, फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन जो 9 to 11 मंथ के अंदर आते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एंटीनेटल कैनल, रेगुलर इनटेक ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बाय प्रेग्नेंट वुमेन अंडर आइस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, timely providing of textbook to student within 1 month of the academic session। अब ब्लॉक में क्या, डायबिटीज among targeted people, स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एंटीनेटल केयर, ये आपका क्या है, की इंडिकेटर है। अगला क्वेश्चन ये, अगला न्यूज में था गवर्नमेंट इज टेस्टिंग एन ई साक्ष्य ऐप। अब ई अहेड ऑफ रोल आउट ऑफ ए न्यू क्रिमिनल लॉज, होम मिनिस्ट्री टेस्ट ई साक्ष्य ऐप। ये ई साक्ष्य ऐप क्या होता है देखिए, ई साक्ष्य ऐप डिजाइन टू असिस्ट पुलिस। याद रखिएगा किसको असिस्ट करता है, पुलिस को। क्वेश्चन में पूछ सकता है साक्ष्य ऐप रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हेल्पलाइन नंबर एंड चिल्ड्रन हेल्पलाइन, ऑल दिस। याद रखिए पुलिस इन रिकॉर्डिंग क्राइम स्कीम्स एंड कंडक्टिंग searches and seizure in criminal cases। It will allow police to upload recorded evidence to a cloud-based platform, aims to standardize investigations, potentially increasing the conviction rate।
क्रिएटेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, याद रखिएगा। यूनिक फीचर क्या है, रिकॉर्डिंग लिमिट, ईच रिकॉर्डिंग कैन बी मैक्सिमम ऑफ 4 मिनट। उसके बाद ऑफलाइन कैपेबिलिटी, इन केस ऑफ कनेक्टिविटी इशूज पुलिस कैन रिकॉर्ड एन पर्सनल डिवाइस, जनरेट ए हाश वैल्यू एंड अपलोड द फाइल लेटर। अगला जो न्यूज में था, कैबिनेट क्लियर स्कीम्स ऑफ फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम, ये क्या है? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम एम्स टू इम्प्रूव फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर by establishing off-campus laboratories of the National Forensic Science University across 28 states and all union territories। देखिए, नेशनल फॉरेंसिक जो आपका स्ट्रक्चर है, स्कीम फॉरेंसिक वाला स्कीम जो है, सेटअप कैंपसेस ऑफ एनएफएसयू नेशन वाइड। उसके अंदर क्या होगा, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट होगा, यानी कि इट विल अपग्रेड द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर at Delhi campus of NFSU। ठीक है। Goal, address manpower shortage, tackle the lack of trained forensic professionals, strengthen the capabilities of NFSU। It will increase workload management। देखिए, it will anticipate a rise in forensic investigation due to the new criminal laws mandating forensic analysis for serious offenses। ठीक है। अब तीसरा, it will improve criminal justice efficiency, train high quality forensic professionals to enhance the efficiency of the criminal justice process। Conviction rate target, the government aims for a conviction rate of over 90% and the scheme is designed to help achieve that objective। ठीक है, ये आपका कंप्लीट जो था, जो इम्पोर्टेंट, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आज हमने डिस्कस किए इम्पोर्टेंट जो न्यूज में थे रिलेटेड टू पॉलिटी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज में हैं, नो डाउट न्यूज में था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप सिविल सागा के, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा। आप क्या कर सकते हो, वहां से जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और इसका आप एक पेज में, मैंने तो आपको समझाने के लिए इतने पेजेस लिए, आप इसको एक पेजेस में जाके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं अबाउट, फॉर एग्जाम्पल में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था डिप्यूटी स्पीकर के बारे में, आपको डिप्यूटी स्पीकर के बारे में पावर फंक्शंस पूछना है, कौन अपॉइंट करता है, किसको ओथ देता है। फिर मैंने आपको बताया क्या, फिर मैंने आपको बताया लीडर अपोजिशन के बारे में, ओथ के बारे में, सारे चीजों को, जो जो मेन चीज है, ओथ कहाँ पे मेंशन है, कौन से स्केड्यूल में मेंशन है, वो आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। या नहीं तो आप एक छोटा सा डायरी ले लो, इस डायरी में 2 पेज में आप कंप्लीट हर मंथ का बनाओ। देखो बहुत सारे करंट 12 मंथ, 1.5 महीने, यानी कि आप देखो 12 मंथ प्लस 6 मंथ, यानी कि 18 मंथ के करंट अफेयर आपको कम से कम पढ़ने होते हैं बिफोर एग्जाम। आप सोच लो कि इतना जो मटेरियल्स मार्केट में है वो कितना हैवी है, तो आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, आपके दिमाग में, माइंड में रह भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको अभी से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये पॉलिटी का इससे ज्यादा न्यूज जुलाई मंथ में नहीं था, तो आप इसको ऐसे स्कीम्स को, मैंने एक साक्ष्य स्कीम बताया, मैंने नीति आयोग के बताया, पूछता है कि इस अक्षर रिलेटेड टू वार्ड, संपूर्ण था इनिशिएटिव रिलेटेड टू वार्ड, किसने किया। तो आप उसको एक एक करके क्रिस्प नोट्स बनाओ और इसको क्या करो, रिवीजन करो पर डे। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा। अब मैंने जितने फैक्ट होने थे मैंने उसको सारे को ऐड कर दिए। तो फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन जो होगा हमारा, वो होगा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं जो ये कर रहा हूँ ये वेटेज के अनुसार कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का वेटेज बहुत ही अच्छा रहता है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। ये देखिए, और ये मैंने जो पढ़ाया ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक बताया, मेंस के लिए मेंस में देखेंगे, पहले प्रीलिम्स तो निकालें। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट पॉलिटी जुलाई महीना का।